वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। तो आज के क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से। ओवरव्यू देखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? तो जैसे हमारे स्कूल में हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को बताते हैं, वैसे ही एक कंट्री की परफॉर्मेंस को बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल असेसमेंट करता है कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी पिछले साल परफॉर्म की है और आने वाले साल में उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। इसे प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा। अभी करंट में जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो हैं वेंकट रमन अनंत नागेश्वरम। नाउ नेक्स्ट इज़ कि इसे रिलीज़ किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, और इस बार इसकी प्रस्तुति श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा हुआ है। इसे गोल्डीलॉक्स मूवमेंट ऑफ फॉर द इकोनॉमी भी बोला जा रहा है, क्योंकि इस सर्वे में हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन को दर्ज किया गया है। अब एक एक करके बात करते हैं। तो पहली इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड का, चौथे लगातार साल में। इस एज पर एस्टिमेट्स जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 वो 7.4% है, और जो जीवीए ग्रोथ है वो 7.3% है। अब जीवीए ग्रोथ होता क्या है? तो ये ऐसा ग्रोथ है जो शो करता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल ग्रोथ रेट। इसको अराउंड 7% एस्टिमेट किया गया है। अब पोटेंशियल ग्रोथ होता क्या है? तो ऐसा ग्रोथ जो कोई इकोनॉमी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके करे, जिसमें कि सारे लेबर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, तो उसके लिए जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है वो है अराउंड 6.8% से 7.2% तक। नेक्स्ट इज़ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7% से बढ़ा है। और ये होता क्या है? तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये वो खर्च है जो कि कोई हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए करता है। तो इसके बढ़ने का मतलब है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। रूरल कंजम्पशन भी इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू गुड एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस। साथ ही जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी 7.8% से बढ़ा है। इसका मतलब कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंक्रीज़ हुई हैं। नेक्स्ट इज़ फिस्कल डेवलपमेंट। तो जो सेंटर रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 9.2% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट की वो इनकम होती है जिससे न ही कोई एसेट यानी संपत्ति जो है वो कम हो और न ही कोई देनदारी या लायबिलिटी उत्पन्न होती है। तो ये जो है ये इंक्रीज़ हुई है टू 9.2% ऑफ जीडीपी। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 2025 वो लगभग 17 लाख करोड़ का हुआ है। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसमें जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन हुआ है टू 2.2%। अब ग्रॉस एनपीए क्या होता है? तो ये हमारा टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। हायर ग्रॉस एनपीए मतलब कि जो एसेट की क्वालिटी है वो पुअर है। तो डिक्लाइन होने का मतलब है कि जो हमारे कंट्री में ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट इज़ नेट एनपीए, वो भी डिक्लाइन हुआ है टू 0.5%। अब नेट एनपीए क्या होता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल लॉस इनकर्ड बाय द बैंक। अगर एनपीए नेट एनपीए लो है इसका मतलब ग्रोथ अच्छी है। नेक्स्ट इज फिनेंशियल इंक्लूजन एंड कैपिटल मार्केट। तो अंडर पीएम जन धन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ बैंक अकाउंट को ओपन किए गए हैं बाय मार्च 2025। साथ ही जो यूनिक इन्वेस्टर्स के नंबर हैं वो भी 12 करोड़ से ऊपर चले गए हैं बाय सितंबर 2025, जिसमें लगभग 25% वुमेन इन्वेस्टर्स हैं।
गिफ्ट सिटी यानी कि जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है वो भी इमर्ज हुई है एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। जो गिफ्ट सिटी है वो फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर परफॉर्मेंस। तो इंडिया का शेयर ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में लगभग 2005 में जो 1% था वो बढ़ के 1.8% हो गया है 2024 में। और सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो उसका शेयर 2% से 4.3% हो गया है। टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारा लगभग 825 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। और इंडिया जो है वो रेमिटेंसेस की लार्जेस्ट रेसिपिएंट रही है। रेमिटेंस मतलब कि जैसे जो हमारे देश के लोग विदेश में जाके काम करते हैं तो वो अपने घर परिवार को पैसा भेजते हैं और वो पैसा फॉरेन करेंसी में आता है। तो वो लगभग जो इस साल जो उसका इनफ्लो है वो लगभग 135 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, जो कि लगभग 3.5% है जीडीपी का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो भी 700 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ के हो गया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया ने अभी तक अपना सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड किया है जो कि 1.7% है फॉर अप्रैल से दिसंबर 2025। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स। तो हॉर्टिकल्चर जो है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है, जो लगभग 1/3 है एग्रीकल्चरल GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड का। लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर्स ने भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ शो किया है। अंडर PM किसान मोर देन 4 लाख करोड़ हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स, जिससे कि उनका इनकम सपोर्ट भी मजबूत हुआ है। नेक्स्ट इज सर्विसेज सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 53.6% हमारे GDP का काउंट करती है और 56.4% GVA का। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। जो सर्विस सेक्टर है वो 80% ऑफ द टोटल FDI अट्रैक्ट करती है। अगर बात करें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो जो इंडस्ट्री का GVA है वो 7% से बढ़ा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। साथ ही जो PLI स्कीम्स होती हैं वो अट्रैक्ट किए हैं 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। अब PLI स्कीम्स क्या होती हैं? तो ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसका उद्देश्य इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली competitive बनाना होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना और साथ ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। तो इसके अंतर्गत जो हमारा जॉब क्रिएशन हुआ है वो लगभग 12.5 लाख हुआ है और 18.7 लाख करोड़ का इनकम भी जनरेट हुआ है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 4 गुना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2018 से, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है रेलवेज़ में या फिर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंक्रीज़ हुआ है। तो रेलवे नेटवर्क भी एक्सपैंड हुए हैं। साथ ही जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, जिसमें एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़ के 164 हो गया है। नेक्स्ट सोशल सेक्टर, यानी कि अब बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट का। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी 90% से अधिक हो गया है एट द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। साथ ही इंडिया ने फास्टर रिडक्शन इन मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी अचीव किया है। ई श्रम पोर्टल पे भी लगभग 31 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रजिस्टर किया गया है, जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन 54% है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है शार्पली फ्रॉम 55.3% टू 11.28% एज पर नीति आयोग। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक विजन। तो हमारा जो इस बार का विज़न क्या रहा है तो वो है डिसिप्लिन्ड स्वदेशी, यानी कि हमें फोकस करना है स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी, फिजिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे। साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, इनपुट कॉस्ट को कम करना है और मैन्युफैक्चरिंग में एडवांसमेंट लाना है। जो लॉन्ग टर्म गोल है वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसेबल बनाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन C 7.4%. नेक्स्ट इज
व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेंज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6.8 to 7.2%. Next is, which sector contributed most to India's GDP share? And the right answer is option C, services sector. Next, what percent of GDP does private final consumption expenditure roughly account for? And the right answer is option C, 61.5%. Next is, which of the following remained historically low during 2025? And the right answer is option B, inflation, जो कि लगभग 1.7% था इस बार. Next is, what was average CPI inflation अप्रैल से दिसंबर 2025 तक? And the right answer is option B, 1.7%. Next is, what milestone did horticulture achieve? The right answer is option C, surpassed food grains. Next is, which index did India improve its rank in? And the right answer is option B, Global Innovation Index. Next is, what is the key takeaway regarding exports? The right answer is option B, stable with strong buffers. यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो स्टेबल रहा है. Next is, which fiscal deficit target was projected for financial year 2026? The right answer is option B, 4.4%. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट जैसे हम ट्रेड डेफिसिट पढ़ते हैं जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम देखते हैं. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो हम बोलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट है. और इसका कम होना मतलब कि या तो एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है या फिर गवर्नमेंट का इनकम बढ़ा है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज अ की ग्रोथ ड्राइवर हाईलाइटेड इन द सर्वे? And the right answer is option B, infrastructure. Next is, what was notable about DISCOMs in financial year 2025? And the right answer is option C, positive PAT. PAT मतलब profit after tax. Next is, what is disciplined Swadeshi in the survey? The right answer is option B, balanced self-reliance यानी आत्मनिर्भरता. Next is, which metric reflects India's banking health? The right answer is option B, gross NPA at 2.2%. Next is, what is the role of MSME according to survey? The right answer is option B, key role in supply chains. Next is, according to the Economic Survey 2026, what was the share of private final consumption expenditure in GDP? The right answer is option C, 61.5%. Next is, which of these improved and was a positive sign for household savings? The right answer is option B, equity and mutual fund share jumped. Next is, what was the approximate level of external debt relative to GDP reported? Right answer is option B, 2.6%. Which reform initiative was noted for reducing compliance burden? The right answer is option B, National Compliance Reduction and Deregulation Initiative. Next, what was the growth rate of industry GVA in financial year 2026? The right answer is option C, 7%. Next, which sector overtook food grain production in output? The right answer is option C, horticulture. Next, what was the gross fixed capital formation as a percentage of GDP? The right answer is option C, 30%. Next, which two pillars drove strong growth for financial year 2026? The right answer is option B, consumption and investment. Next, how did food inflation affect overall CPI inflation? The right answer is option B, entered deflationary territory. Next, how did agriculture and allied sectors perform? Right answer is option B. These two sectors grew by about 3.1%. Next is, which technology area received a separate chapter focus in the survey? तो इस सर्वे में किस बारे में एक अलग चैप्टर में बात की गई है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Question 27. What is a key risk highlighted for growth outlook?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जो ग्लोबली इतना अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जैसे कि टैरिफ्स लगाना, कहीं वॉर हो जाना, तो वो एक रिस्क है जो कि ग्रोथ में एक बैरियर की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू ग्रॉस एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिक्लाइंड टू अराउंड 2.2%. नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative helped improve tax compliance? The right answer is option B, nudge campaign. Next is what was a significant foreign exchange indicator mentioned? The right answer is option B, foreign exchange reserves over 700 billion US dollar. Next question, what was the value of total exports? The right answer is option C, 825 billion US dollar. Next is which segment contributed most to India's trade surplus? The right answer is option B, services exports. Next question, what was the approximate level of foreign exchange reserves in January 2026? The right answer is option C, 700 billion US dollar. Next question is India's current account deficit was around what percent of GDP? The right answer is option B, 0.8%. The last question is India's share in global merchandise exports increased to about. The right answer is option B, 1.8%. That's it for the video. उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।